एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से हम वापस आ रहे हैं। मोहित जी से बातचीत जारी रहेगी। वो बहुत कुछ बातें खुल के बोल रहे हैं। ये सारे जो आरोप हो रहे हैं संजय राउत द्वारा, नवाब मलिक द्वारा या महाविकास आघाड़ी के द्वारा, सब बातें वो बता रहे हैं। आपने राउत जी के बारे में तो सब कुछ साफ साफ अब तक कह दिया है। और नवाब मलिक के बारे में, सलीम जावेद की जोड़ी में से आपके चहीते, सबसे चहीते सलीम जी के बारे में तो आपसे पूछना ही पड़ता है। बार बार मुंह की खा रहे हैं, आपसे भी खा रहे हैं, समीर वानखेड़े से भी उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। क्या नवाब मलिक इस तरह की बातें क्यों फैला रहे हैं? क्यों झूठ मूठ की सारी बातें सबके सामने आ रही है? जरा आप ही बताइए। देखिए, ऐसा है कि नवाब मलिक के दामाद हम्म। समीर खान, हम्म। उनको 550 किलो गांजे के साथ 2020 में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने अरेस्ट किया। और जब उनको अरेस्ट किया तो शायद मैं आपके प्लेटफॉर्म में बताना चाहूंगा कि जब ये बात का खुलासा हो ही चुका है तो मेरे को खुल के बोलने में कोई इसका एतराज नहीं है कि समीर वानखेड़े जी की जो पहली वाइफ थी, वो कहीं ना कहीं नवाब मलिक जी की रिश्तेदार थी, जो उनकी पहली वाइफ थी। तो उनके थ्रू नवाब मलिक ने बहुत प्रेशराइज कराने का समीर वानखेड़े को प्रयत्न किया। लेकिन वो ड्यूटी बाउंड ऑफिसर है, तो उन्होंने अपनी ड्यूटी को पहले समझा, प्रथम समझा, और अपनी ड्यूटी के आगे कोई भी झुकने से इनकार करते हुए समीर खान को अरेस्ट किया और उसकी पूरी जांच की। जो लंदन का इंटरनेशनल रैकेट था, जहां से वो लोग टबैको, हर्बल टबैको के नाम पर देश में गांजे को कैसे बेच सकते हैं, उन्होंने क्या बोला कि गांजे के अंदर जो ऐसा प्रोसेस उन्होंने किया है कि ये अभी ड्रग नहीं है, ये टबैको है। ये आप केस समझिए, केस क्या है। जो नवाब मलिक का दामाद है, उन्होंने ये प्रयत्न किया एक लंदन के उनके दोस्त के साथ। जो गांजा आता है, गांजा जिसको हम लोग इंग्लिश में एक अच्छा वर्ड बोलते हैं, उसका प्रोसेस किया। और उसमें से जो ड्रग, जिसको ड्रग ड्रग बोलते हैं, जैसे जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के अंदर आता है, वो मात्रा को उसमें रिफाइन करके उन्होंने बोला इसको हटा दिया है। अब ये हर्बल टबैको है, हम्म। मतलब इसको पीने से आपको नशा नहीं चढ़ेगा और ये आपको अच्छे मूड में रखेगा। और ये उन्होंने एक स्पेशल पैकिंग करके एक ब्रांड के रूप में लॉन्च करने का, और पूरे देश में हर पान वाले और हर एक स्कूल कॉलेजेस के बाहर हर्बल टबैको करके इसको बेचा जाए, जिससे देश में टबैको का इस्तेमाल तो होगा होगा, लेकिन ये हर्बल प्रोडक्ट है, ऐसा करके उन्होंने लॉन्च किया। और ये एक बहुत बड़ा रैकेट था। आप समझ सकते हैं कि अगर कॉलेज और स्कूल के बाहर बच्चों को गांजे की लत पड़ जाए तो देश में क्या होगा। ये बहुत एक सीरियस विषय है। लेकिन आज कैसी सोच उनके दामाद रखते थे, ये अल्लाह ही जाने, और उनके भगवान ही जाने कि कैसी सोच उनकी थी कि वो देश के यूथ को के जड़ों के अंदर तेजाब डालने का काम कर रहे थे। मेरा ऐसा मानना है, आज देश के यूथ के जड़ों में तेजाब डालने का काम करेंगे, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस के बाहर, पान की दुकान के बाहर आप टबैको हर्बल बोल के बेचो, तो आप एक बार कोई पिए और उसको अगर इसकी लत लग जाए तो जीवन भर उसका लत इसमें ही चली जाएगी। तो जब इसकी जांच हुई, पूरा हुआ, 9 महीना उनको जेल में रहना पड़ा। और 9 महीना जब जेल में रहने के बाहर आए तो सडनली वो टाइम फ्रेम आर्यन केस और उनके दामाद के बाहर आने में कोई हफ्ते भर का ही था। तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये था कि उनको इससे, समीर वानखेड़े से बदला लेना है। तो आपने देखा कि उनको आर्यन खान के केस के अंदर जिस हिसाब से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इस केस को पूरा पर्सनलाइज ले जाते हुए केस की इन्वेस्टिगेशन को भी डिटेल कर दिया। केस की जांच भी पूरी नहीं हुई। उन्होंने देश के अंदर सेंट्रल एजेंसीज के ऊपर निशाने लगाए। हमारी मीडिया ने सुबह से लेकर रात तक सिर्फ आर्यन खान, 23 साल का बेचारा एक मासूम युवा लड़का, और ऐसा प्रोटेक्ट किया कि आर्यन खान से मासूम तो कोई देश में बेचारा बच्चा हो ही नहीं सकता। वो आर्यन खान 5 महीने पहले हमारे देश में बच्चा था मीडिया की नजर में, और बेल से आने के बाद 2 महीने बाद आईपीएल में करोड़ों रुपए के क्रिकेटर्स को खरीद रहा है, बेच रहा है, तो वो बच्चा नहीं है, वो व्यापारी बन चुका है।
2 महीने में बच्चा देश का आईपीएल का 2,000 करोड़ का धंधा कर रहा है। इस पे अभी कोई मीडिया प्रश्न नहीं पूछेगी, इस पे कोई मीडिया अभी कोई इसको दिखाएगी नहीं, क्योंकि मीडिया का एक पीआर एजेंसी और नेटवर्क चलता है, एक नैरेटिव चलता है, और मुझे लगता है शाहरुख खान उनके नैरेटिव में उनका स्टोरी को बेचता है। दूसरा मेरा प्रश्न है, 23 साल के बच्चे की बात की, 18 साल के बच्चे ओलंपिक में जाके देश के लिए स्वर्ण पदक जीत के आते हैं, और 23 साल का बच्चा ड्रग पार्टी करता है, वहां पे ड्रग ड्रग लेके जाता है। तो देश में कौन सा रोल मॉडल चाहिए? 18 साल का ओलंपिक में जीत के आया हुआ गोल्ड मेडल संघर्ष करते हुए छोटे घर का वो रोल मॉडल होगा, कि बिगड़े बाप की बिगड़ी औलाद वो रोल मॉडल होगा? ये तो देश के सामने प्रश्न है कि रोल मॉडल देश का कौन हो सकता है, बच्चे का परिभाषा क्या है? तो ये सब एक उनके मन में, उनको एक शाहरुख खान का पीआर, एक पूरा देश में उनको अटेंशन नवाब मलिक को मिल गया, उनको लगा कि मैं ऐसे एक अधिकारी को मैं घेर लूंगा, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसके साथ अटैच करते हुए एक बड़ी सलीम जावेद की स्टोरी बना दूंगा। उसकी निजी लाइफ में उनके परिवार की फोटोग्राफ्स दिखाना, कितने की शर्ट पहनता है, कितने की पैंट पहनता है, कितने की बेल्ट पहनता है, कितने के जूते पहनता है, उसका व्याख्यान करना, उनके घर की महिलाओं की फोटो दिखाना। मेरा तो प्रश्न रहेगा, क्या ये किसी भी मंत्री को इस देश में संविधान की शपथ लेने के बाद ये शोभा देता है, और उसको क्या ये चीज संविधान के अंदर आती है क्या, कि आप इतने निजी होके पर्सनल अटैक किसी के जीवन और किसी फैमिली की लाइफ खराब करने का आप काम करो? तो क्या ये आपको अंडर कॉन्स्टिट्यूशन परमिट करता है क्या? नवाब मलिक जी ने अपने पद का दुरुपयोग अपने दामाद की बदला लेने के लिए, एक सेंट्रल एजेंसी, जो उन्होंने ये नहीं देखा कि उनका दामाद किस तरह की गतिविधियों में उलझा हुआ था। आपको अपना घर सुधारना चाहिए था, ना कि आप दूसरों के घर के अंदर पत्थर मारने का काम करें। कुदरती उस समय मेरा साला वहां पे था, उन्होंने साले वानखेड़े और इसकी पूरी स्टोरी को साथ में जोड़ते हुए एक नई रंगारंग कहानी बनाकर देश के सामने आ गए। आपकी साला वाली स्टोरी जरा देखिए, इन्वॉल्व साला करने वाली। उस समय नहीं, साला आर्यन खान के पीछे लाइन में लगा हुआ था। जब चेक इन करे थे, वानखेड़े जी ने आर्यन खान को डिटेन किया। आर्यन खान के 5-7 लोग आगे और 5-7 लोग पीछे, जितने लोग थे उन सबको डिटेन किया, और डिटेन करके सबको वो एनसीबी ऑफिस में लेके गए। आर्यन खान से किसके क्या संबंध है, जानते हैं कि पहचानते हैं, उनसे पूछा गया, सबके मोबाइल चेक किए गए, सबका फ्रिस्किंग की गई। जो जो लोग नीट एंड क्लीन थे, जिनका कोई लेना देना नहीं था, उन सबको वहां से जाने दिया। ये एक स्टोरी है, 3 लोग निकले, 3 लोग नहीं निकले, वहां से अनेक लोग निकले। सही है, बहुत लोग को जाने दिया। सही है, सही है। उसमें से एक मेरा साला था। तो क्या वहां पे लाइन में लगना ये एक घटना हो सकती है? ना उसकी आर्यन से दोस्ती, ना वो कभी मिला, ना कोई लेना ना कोई देना। अब वो मेरा साला होने का खामियाजा भुगत रहा है, तो ये तो कोई आरोप नहीं हो सकता ना भाई साहब। तो मैंने उसी का जवाब दिया कि भाई मेरे को मेरे साले पे गर्व है, आप साले का मेरा टेस्ट करा लो, कोई भी आप उसका ड्रग टेस्ट करा लो, अगर वो दोषी है और साले पे तो गर्व है ऐसा बोलना ही पड़ता है। लेकिन हमको अपने घर के बच्चे मालूम है ना क्या करते क्या नहीं करते। दूसरा, आपने तो मुंबई पुलिस की एसआईटी बिठाई। मुंबई पुलिस की एसआईटी आपने इसीलिए बिठाई कि आप मेरे साले, मेरे को या समीर वानखेड़े को और ऐसे अनेक लोगों को कहीं ना कहीं फंसा सको। लेकिन हम नीट एंड क्लीन थे ना, इसलिए नहीं फंसे ना। अगर हमारे अंदर एक भी दाग होता तो क्या मुंबई पुलिस और एसआईटी हमको छोड़ती क्या? हाँ, यही अचरज की बात है कि एसआईटी ने भी क्लीन रिपोर्ट दिया है, कोई भी इसमें नहीं है बोला है। ये भी एक अचरज की बात है। सब सुनील जी और सब दर्शकों से पूछना चाहूंगा, जब कुछ था ही नहीं तो मिलेगा क्या? ये तो सलीम जावेद, मैंने उसके बाद क्यों बोला सलीम जावेद की कहानियां रचते हैं, मैंने इसीलिए सलीम जावेद का नाम दिया ना। उसके पहले तो सलीम जावेद बोलता नहीं था। मैं अक्टूबर की घटना जब दिसंबर में आई तब मैंने चालू किया, तो सलीम जावेद की कहानियां, इनकी रंगारंग कहानी है कि आप सुबह 9 बजे आके मीडिया को बोल दो, आरोप लगा दो, और हमारे जैसे साधारण आदमी को 2-2, 3-3 दिन लगते हैं जवाब देने में। हम तो आज तक जवाब दे रहे हैं। क्या नवाब मलिक से लोगों ने जवाब पूछा क्या कि तुम्हारा साला 550 किलो गांजे, तुम्हारा दामाद 550 किलो गांजे के साथ पकड़ा गया, तुमने, तुम्हारे दामाद पे गर्व है कि तुमको तुम्हारे दामाद पे धिक्कार है?
आज तक किसी ने ये प्रश्न नवाब मलिक से पूछा क्या? 550 किलो गांजे के साथ तुम्हारा दामाद क्या कर रहा था? वो तो हर्बल तंबाकू नहीं। थी। तंबाकू कभी हर्बल होती है क्या भाई साहब? तंबाकू ही हर्बल होती है। वनस्पति है वो। चलिए जरा थोड़ा वनस्पति सा है। आगे चलते हैं हम इस विषय में। बार बार नवाब मलिक को आपने कोर्ट में परास्त किया है, कितनी बार और जी क्या क्या हुआ है? देखिए, उन्होंने पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जब उन्होंने आरोप लगाया मेरे पे, ये वहां का कि इसकी मैंने कॉन्स्पिरेसी रची, क्रूज केस में साले को छोड़ा है, तो मैंने उनको नोटिस भेजा। तो नोटिस भेजा तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, मैंने कोर्ट में केस डाला। वो कोर्ट में आए, मैंने बोला भाई इन्होंने मुझे किडनैपर बोला, पहले पहले बोला कॉन्स्पिरेसी रची, भारतीय जनता पार्टी के लोग इन्वॉल्व थे, वानखेड़े से मेरे रिश्ते हैं, पैसे का लेन देन हुआ, मैंने आर्यन खान को किडनैप करके डाल दिया, वहां पर अरेस्ट करा दिया। कोर्ट ने इनसे जवाब पूछा तो इन्होंने बोला वहां पे कोर्ट में खड़े होकर कि मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, मंत्री हूं, आरोप लगाना मेरा काम है। इनको क्या लगा जज को भी धमका देंगे ये। लेकिन देश में जुडिशरी सिस्टम हमारी आज भी हम जैसे लोगों के लिए है कि वो, आप मंत्री हो कि आप मुख्यमंत्री हो, आप कोर्ट के रूम के बाहर हो, गैलरी में हो, जब आप कोर्ट के अंदर आप आए हो, या तो कंप्लेनर हो या तो आरोपी हो, तीसरे कुछ नहीं हो। तो आप आए थे, आप आरोपी के रूप में आए थे। तो आपके ऊपर जब मैंने आरोप लगाया कि आपने झूठे आरोप लगाए हैं, तो आपको वहां पे सबूत देना है। तो सबूत तो इनके पास थे नहीं, इन्होंने अगली तारीख मांगी, अगली तारीख पे आए तब भी सबूत नहीं दे पाए। तो इनके ऊपर इनको बेल लेनी पड़ गई, क्योंकि ये किधर भी अपनी बात को वहां पर रखने के लिए नाकाम हो चुके थे। क्योंकि सबूत होंगे तो बताएंगे ना, क्योंकि हर चीज झूठी थी इनकी पूरी। इनको, इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कोर्ट में जाऊंगा। इनको क्या लगा मंत्री के आगे आप भी शासन प्रशासन, मत नवाब बोलिए, मलिक एक मत बोलिए साहब, मत बोलिए। ऐसे ऐसे सोचा होगा। मत ऐसा दबेंगे, दब जाएंगे, माफी मांगेंगे, बोलेंगे नवाब भाई चले दो, छोड़ दो, गलती हो गई। और ऊपर से लोग बोलते थे मियाँ मुसलमान, अरे मियाँ होगा तेरे घर में? हम थे ना मियाँ से डरते हैं। मुझे लोगों ने बोला भाई मियाँ, तो मैं कहा 25% मियाँ के 75% को दबाएंगे क्या अभी देश में? हम क्यों समझते हैं कि हम कमजोर हैं? हम भी तो 75% है भाई साहब। तो ऐसा थोड़ी ना, अगर तुम्हारी 25% की परसेंट, हमारे भी 75% है, तो दबने वाले तो हम लोग नहीं है ना कि दब जाएंगे। तो नवाब मलिक का क्या, बॉम्बे में एक, महाराष्ट्र में एक इमेज है बाहुबली की, एक कि भाई उनके संबंध है बड़े बड़े लोगों से, देश के बॉर्डर्स पे भी पाकिस्तान बांग्लादेश में उनके रिश्तेदार रहते हैं जो चले गए थे छोड़ के यहाँ से। तो उनके बहुत पैसे वाले हैं, बहुत उनके यहाँ पे पवार की आवाज नवाब, ऐसे बैनर पोस्टर लगते हैं। तो सबने बोला कि भाई महाराष्ट्र में रहना है तो ऐसा नवाब मलिक से पंगा नहीं ले सकते। तो उन्होंने बहुत कोशिश की कोर्ट में भी ऐसा चिल्लम चिल्ली करने की। जज जो होते हैं, मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने इनको बेल लेनी पड़ी। लेकिन नवाब है ढीठ है, क्योंकि ये तो अपने को समझते हैं कि ये मुगल कोई सल्तनत के नवाब है। भाई नवाब के नाम होने से सल्तनत के नवाब तो हो नहीं सकते। ये फिर बाहर निकले कोर्ट से, बाहर निकल के बोलते हैं मैं 1100 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है, तो मेरे पे जांच होनी चाहिए, मेरा ये मेरा वो उल्टा सीधा। तो मैंने फिर इनके ऊपर केस किया। मैंने कहा लाओ 1100 करोड़ रुपए के फ्रॉड के पेपर, बताओ कितने करोड़ का फ्रॉड है, आ जाओ। फिर इनको कोर्ट में बुलाया गया, फिर बोलते मैं तो आरोप लगाना मेरा काम है। तो फिर इनको आरोप लगाया तो इनको बेल लेनी पड़ी दूसरी बार। लेकिन ढीठ है, फिर कहीं ना कहीं टिप्पा टिप्पणी करते रहते थे। मैं तीसरी बार नोटिस भेजा इनको, फिर जज ने कोर्ट में बुलाया। और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि बार बार अगर कोई ऑफेंडर होता है तो उसके ऊपर लगाम लगाने की जरूरत होती है। कोर्ट ने देखा, संज्ञान लिया कि नवाब मलिक जो है ये एक सीरियस कोर्ट के ऑफेंडर है, मतलब ये एक सीरियस एक्यूज्ड है जो अपनी गलतियां बार बार करते रहते हैं। और मुझे लगता है हैबिचुअल ऑफेंडर है। ये एक अलग नशा और अलग एक गुमान में जीते हैं। इनको लगता है कि जो जनता है वो इनकी नौकर है, और ये जो सियासत में बैठे हैं ये राजे महाराजे हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं। तो एक ऑर्डर पास हुआ, ऐतिहासिक ऑर्डर, कि ये मेरे खिलाफ नहीं, किसी के खिलाफ भी अगर झूठी बात करेंगे तो मैं जा सकता हूं इनकी बेल कैंसिल कराने के लिए। तो ये ऑर्डर पास हुआ, जिसके बाद नवाब मलिक जी के मुंह पे जिप लग गई है। जिप अब लग वो गई। रह रहे के भी बोलना भी चाहते हैं तो अकेले में बोलते हैं, प्रेस मीडिया में बोलने से अवॉइड करते हैं। अब दूसरा सवाल आता है भाई साहब, 3,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार है मलिक साहब का। मलिक साहब का पूरे परिवार के सदस्य की इनकम लास्ट 10 साल की 2 करोड़ रुपए है। मैं प्रॉफिट एंड लॉस बता रहा हूं, लेकिन संपत्ति 3,000 करोड़ की है। अगर परिवार के पास 2 करोड़ रुपए ही इनकम हुई
तो 3,000 करोड़ रुपए की संपत्ति कैसे है? 55 फ्लैट है मुंबई में। लीगल सर डॉक्यूमेंट्स है आपके पास? मतलब ये आरोप साहब ऐसे नहीं हमने लगा रहे कि नवाब मलिक फिर नहीं से नहीं एक नहीं बार नहीं कोर्ट में नहीं चले नहीं जाए? नहीं, अरे नहीं नहीं, कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं भाई साहब, हम तो ये पेपर सब देखे हैं डिपार्टमेंट में प्रूफ के साथ। इनके प्रोजेक्ट है, इनके बैंक्वेट हॉल है, इनके स्कूल है, इनके अस्पताल है, इनके 500 एकड़ एग्रीकल्चर की लैंड है 2 करोड़ रुपए में। बहुत कम में आते हैं। ये कौन सा चमत्कार है, देखना पड़ेगा। ये चमत्कार तो सबको देखना पड़ेगा ना, कौन सा है। तो मैं जो बोलता हूँ कि नवाब मलिक जेल जाएंगे, वैसे ही नहीं बोलता हूँ। नवाब मलिक 100% 31 मार्च के पहले जेल जाएंगे। ये आप अपने चैनल पे आपके दर्शक सुनेंगे, मतलब 31 तारीख के पहले पहले सलीम जेल जाएगा जाएगा। ये ब- जो बैलेंस शीट होती है 31 मार्च 2022 को हम बंद कर देंगे सलीम की बैलेंस शीट को हम बंद कर देंगे लाल कपड़े में, और सलीम आपको दिखेंगे अनिल देशमुख के साथ। और मैं फोटो भेजूंगा आपको, मैं टिफिन लेके जाऊंगा और सलीम को दे के आऊंगा टिफिन। किसके साथ? अनिल देशमुख के साथ। ये मैं वादा करता हूं आपके चैनल पे। और एक बात, वो बार बार इब्राहिम कास्कर की बात आ रही है और उसमें कुछ संबंध जोड़े जा रहे हैं। ये इब्राहिम कास्कर वाली बात है क्या? वैसे इस बारे में मैं तो कुछ नहीं बोल पाऊंगा, ये तो एजेंसी जाने, डिपार्टमेंट जाने, देश की उनका उनको ही पता। अच्छा, कुछ मतलब होगा तो ये, सामने आ जाएगा। मतलब बहुत कुछ सामने आ सकता है इसमें, बाकी बात है क्या नहीं, रिलेशंस क्या है? अब ऐसे भाई साहब ऐसे सुनते तो थे, ये कहीं कहीं की मिर्ची खाते थे, कहीं कहीं के कस्कर का थे, कहीं पार्क करते थे, पार्कर थे, कुछ तो कुछ था इनका। पार्कर पेन था ना पहले, हाँ हाँ हाँ। वो पार्कर पार्कर पेन वो था। और वो सलीम जावेद के जावेद साहब उसका ऐड करते थे, अच्छा, हाँ जिंदगी हाँ है तो हाँ हाँ हाँ। किसने कहा क्या साइन किया है पार्कर पेन से, और पार्कर पेन से क्या क्या साइन हुआ है, ये तो वक्त बताएगा भाई साहब, अभी मैं क्या एक बताऊंगा एक इसमें। एक एक पर्सनल बात और भी पूछनी थी। जब भी कोई बात आती है, मतलब नवाब मलिक वाली बात आती है, तो मोहित कंबोज आ जाते हैं उसमें। उसमें बड़े पैसों की बात हो जाती है, मोहित कंबोज पैसा दे के बात कर रहे हैं ऐसा बोला जाता है। जब भी संजय राउत बोलते हैं तो संजय राउत के पैसों की बात आती है। यहां तक कि मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर आप देखेंगे, मुझे तो लग रहा है कि हम पहली बार आमने सामने, वो भी जी वर्चुअली मिल रहे हैं। एक दो बार अपना फोन पे 100%। मुलाकात हो चुकी थी। लेकिन मेरे यूट्यूब चैनल पर भी आप देखोगे ना, तो उसके नीचे एक ही लोगों द्वारा वही कमेंट दिखाई दे रहे हैं कि आप मोहित कंबोज के पैसे के ऊपर बोल रहे हो। ये मोहित कंबोज का पैसा, राउत भी, मलिक भी, उनके फॉलोअर्स भी, ये क्या चीज है? ये क्यों इस तरह का फैलाया जा रहा है कि मोहित कंबोज पैसों से बहुत कुछ करता है? इतने पैसे वाले देखिए हैं ऐसा मोहित है, कंबोज सच में? देखिए ऐसा है, देखिए, पैसा मुझे भी अगर है पसीना आ रहा है, कि मैं राउत की तरफ पूछ रहा हूँ अभी। पैसा है कि नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार का नहीं है। हाँ। जो पैसा है वो ईमानदारी का है और टैक्स भर के है। मेरा पहला जवाब तो ये है। देखिए जब आपको कुछ नहीं मिलता आरोप लगाने के लिए, तो औरत को आप बोल दो कि इसका चरित्र खराब है, सही है। और आदमी को बोल दो पैसे से ये भ्रष्ट सब है। कुछ खरीदता बेचता है, भ्रष्ट है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर इतना कुछ है तो अभी तक मुंबई में ईओडब्ल्यू चुप क्यों है? एंटी करप्शन आपके पास है, पूरा महाराष्ट्र पुलिस आपके पास है, तो बोलने से अच्छा करो ना। किसी ने रोका तो किसी को भी नहीं है ना भाई साहब। जब आप नारायण राणे साहब को अंदर कर सकते हो, रिपब्लिक पे केस कर सकते हो, तो मोहित कंबोज का इतना बड़ा है कि उसके ऊपर करने से डर रहे हो? हम्म। इतना इतना बड़ा भी तो नहीं है ना कि उसके ऊपर कोई भी आप चीज करने से डर रहे हो। क्यों? क्योंकि कुछ है ही नहीं। जब कुछ होगा तो आप, ये तो देखिए नैरेटिव है, पेड लोग रख लिए इन्होंने। वो ट्विटर पे आकर, एक मेरा पुराना नोटिस है, उसको 100 बार डालेंगे, 500 बार डालेंगे। 5 साल पहले का एक बैंक का मेरा नोटिस है। भाई व्यापार करते हो तो वो व्यापार वाली में नोटिस है नुकसान आपकी? और, हाँ व्यापार में देखिए मुझे कोई शर्म नहीं, मैं झूठ बोलता ही नहीं हूँ। क्या की शर्म? नोटिस था, मैंने पैसे भर दिए, वो खत्म हो गया, केस खत्म हो गया। जो भी केस था मेरा, भाई पैसा मेरा लेन देन था, मैंने पैसे भर दिए, केस खत्म हो गया। अब वो चीज एक ही चीज लेके आएंगे, बार बार डालेंगे, एक ही चीज लेके आएंगे, बार बार डालेंगे। तो क्या जब आदमी का कुछ मिलता नहीं है, तो जो सामने नजर आता है वही काम करते, वही काम ये लोग करते हैं बार बार। तो औरत के ऊपर आप चरित्र के ऊपर दाग लगा दो, और व्यापारी पे पैसे का लगा दो। अरे भाई मैंने कोई भ्रष्टाचार करके तो पैसे नहीं कमाए ना। मैं तो व्यापारी आदमी हूँ। मैं पूरा 7 साल इंडिया का, ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड बुलियन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था। तो मतलब व्यापारी था, तभी एसोसिएशन का अध्यक्ष बनता है आदमी।
वो भी पूरे देश का, ऑल इंडिया का, एट द एज ऑफ 29, सबसे यंगेस्ट था मैं। तो आज मेरा व्यापार संजय राउत ने कंपनी गिनाई, तो कंपनियां मेरी हैं, तो वही व्यापार है ना, तो कोई बेनामी तो है नहीं। आप आरओसी में जाओगे, मैंने जब चुनाव 2014 में लड़ा था, तो मेरी सब संपत्ति मैंने डिक्लेयर की थी। तो मैंने जो चीज बताई है, तो क्या वो चीज को आप मेरे सामने यूज करोगे अगेंस्ट में? आप ऐसी चीज कोई खोज के लाओ ना, तो भ्रष्टाचार किया है, सरकार का दुरुपयोग किया है। आपके पास तो सरकार है ना, तंत्र मंत्र, शासन प्रशासन, आईबी, सब कुछ। इंक्वायरी, इंटेलिजेंस सब है। आप ढूंढ के लाओ, कुछ होना तो चाहिए। तो अभी क्या है, ये किसी व्यापारी को दबाने के लिए उसके व्यापार को धमकाओ। तो ये जो बार बार पैसे का लेके आते, इनडायरेक्टली मेरे को धमकाने का काम करते हैं कि हम तुम्हारा धंधा बंद करा देंगे। ये ऐसी भी धमकी देते मेरे को, करा दीजिए, आप सर्वे पर ही हो। अगर मेरे भाग्य में लिखा होगा धंधा बंद होना, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा खोलेंगे, दोबारा करेंगे। लेकिन मतलब अरेस्ट होने की भी धमकी आ रही है, अरेस्ट करने की भी धमकी आ रही है, धंधा बंद करने की भी धमकी आ रही है आपको? हाँ, कर देंगे भाई साहब, अरेस्ट हो जाएंगे, क्या दिक्कत है? ढोल बाजे के साथ जाएंगे, नगाड़ा बजाते हुए, नगाड़ा मंगाएंगे, ढोल मंगाएंगे, बाजे बजाएंगे, उसके साथ अरेस्ट होते जाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर आपने सोचा कि कोई भी झूठा केस करना है, फैब्रिकेटेड करना है, तो कर लीजिए, मैं कोर्ट जाऊंगा। मैं थोड़ी न्यायालय अनिल देशमुख की तरह भागूंगा, जाऊंगा, अरेस्ट होऊंगा, कोर्ट जाऊंगा, बेल लूंगा, फिर आपके पास आके इंटरव्यू दूंगा। तो मेरे को कोई थोड़ी ना डर है इनका, सरकार का। इतना डरता वो है जो चोर होता है। इतना खुलकर कैसे बोल पाते हो, बोल लेते हो आप? मतलब साला था वो भी आपने खुलकर बोल दिया, पैसे का व्यवहार है वो भी आप खुलकर बोल देते हो, आपको नोटिस गलत आई क्या है? ये भी आप खुलकर बोल देते हो। इतना खुलकर कैसे बोल तो लेते हो आप इतने आरोपों के बीच में भी? अरे तो जो सच्चाई सच्चाई है ना सर, वो थोड़ी झूठी है। साला तो साला ही रहेगा ना, मेरी बीवी घर से निकाल देगा, बोलूंगा साला नहीं है। ऐसी साला नौबत तो ना आधा आए। घर वाला है ना। साला तो साला है। और पैसे लिए तो इन्होंने लिए ना मेरे से, मैंने तो चेक नंबर ही डाला ना। मैंने थोड़ी ना बोला कि कैश में पैसे दिए, तो मैं चेक के साथ दिए ना। अगर संजय राउत ने नहीं लिए हैं, वो मुझे नहीं जानते हैं, तो डिनाई कर देना। कितने रुपए होंगे, यूं ही पूछ लेता हूं, चलो दूसरे का व्यवहार नहीं पूछना चाहिए, कितने रुपए होंगे आपके? साहब 25 लाख तो मैंने बता ही दिया आपको, 25 ही हाँ। समझिए। आगे वो नहीं पहचानेंगे तो और बता दूंगा। मतलब जितनी जितनी उनकी पहचान कम होती जाएंगी, वो विस्मरण होगा, उतने एक एक पैसे सामने आ जाएंगे। लेकिन वो 25 लाख की जो बात है, जो फिल्म की बात आप कर रहे हैं, फिल्म मेकिंग कंपनी की, नहीं, वो किसी और की है तो ना? नहीं, उन्हीं की कंपनी, उन्होंने उसमें मुझसे पैसे लिए। आप फिल्म के उनसे पूछ लीजिए। और मेरे से तो उन्होंने हैंड लोन लिया था, जो मैंने बहुत बार उनसे वापस ही मांगा, तो उन्होंने दिया नहीं है। वापस मांगा आपने उनसे? हाँ, बहुत बड़ा मांगा उनसे, क्यों नहीं मांगा? मेरा सर वो पैसे तो रिटर्न कर तो दीजिए जवाब जो है। क्या रहता था? दे दूंगा, देखेंगे। देता हूँ, नुकसान लगा है, करूंगा, टेंशन मत ले, आगे करता हूँ, कहीं से आएगा मैं कर दूंगा। चलो, इस आखिरी आखिरी वक्त में आप पॉलिटिकल पर्सनालिटी है, जैसे बिजनेसमैन भी आप हैं, सब कुछ आप है, जैसे आखिरी आखिरी में एक पॉलिटिशियन पर्सनालिटी भी आप है। वैसे तो देवेंद्र फडणवीस के आप चहीते हो, सबसे लाडले हो, इसलिए एक नहीं, सवाल ऐसा देखिए, ऐसा मैं आपको एक बात यहाँ पे एक बात बताऊंगा। देखिए, चहिता और लाडला, मेरा ऐसा मानना है कि देवेंद्र फडणवीस जी ऐसा एक आइडेंटिटी है कि आप महाराष्ट्र में देखेंगे, हमारे जैसे जितने कार्यकर्ता हैं सब उनके चहिते लाडले। फडणवीस साहब से मिलने के बाद कोई इंसान ऐसा नहीं बोल सकता है कि फडणवीस साहब बहुत बड़े और बहुत छोटे, वो जिससे मिलते वैसे उसके हो जाते हैं। कोई पत्रकार मिल ले, बिजनेसमैन मिल ले, कार्यकर्ता मिल ले, बड़ा नेता मिल ले, उनका एक लोगों से बात करने का नजरिया इतना अपनापन का है, और इस तरह से वो लोगों को इज्जत मान सम्मान देते हैं कि आदमी सामने, छोटा आदमी भी अपने को बड़ा मानता है, वो उनका कद इतना बड़ा है। तो संजय राउत ने मुझे बोला कि मैं उस आदमी का सबसे चहेता ब्लू आउट बॉय हूं। तो देखिए, मैं आपको एक स्पष्ट बता दूं, देवेंद्र फडणवीस का जी का अगर मैं बाथरूम का स्वीपर ही बनने के लायक हूँ, तो मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ। उस आदमी का मंदिर होता है, मंदिर भगवान का, उसका पंडित हो, पुजारी हो, कि मंदिर का पट साफ करने वाला छोटा सा दरबान हो, कि हमारा स्वीपर हो, उसको वो सेवा करने का मौका मिलता है। और हम अगर उनके बाथरूम साफ करने की भी लायक है, तो समझिए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो संजय राउत जी ने ये बोल के मेरी इज्जत ही बढ़ाई है। और हमारे जैसे हजारों करोड़ों कार्यकर्ता है जो देवेंद्र फडणवीस जी को अपना गुरु मानते हैं, एक लीडर मानते हैं, नेता मानते हैं, और महाराष्ट्र का भविष्य, देश का भविष्य मानते हैं।
चलो यही बात मैं कर रहा था कि आप पॉलिटिकल पर्सनालिटी हो तो एक पॉलिटिकल सवाल पूछा जाना तो चाहिए ही चाहिए। आपने इस बारे में जवाब देते वक्त संजय राउत से पूछा था कि मैं भले ही देवेंद्र फडणवीस का चाहता हूं, लेकिन आप किसके आदमी हैं जरा ये बताइए। इसी के दौरान मुझे ये इसी को पकड़ के, इसी का धागा पकड़ के आपको मुझे सवाल पूछना है, ऐसा नहीं लगता आपको एज ए पॉलिटिकल पर्सनालिटी कि संजय राउत भले ही शिवसेना के मुखपत्र के संपादक हो, भले ही वो शिवसेना के राज्यसभा के सदस्य हो, लेकिन शिवसेना को ही खत्म करने की या उद्धव ठाकरे या उनके परिवार को खत्म करने की कोशिश लगातार करते आ रहे हैं, ऐसा तो दिख ही रहा है। आप इसमें क्या सोचते हैं, किस तरह की? देखिए, ऐसा है कि मैं सनातन धर्म बहुत फॉलो करता हूँ सुनील जी, और पूजा पाठ बहुत करता हूँ। मेरे घर में हमेशा पूजा पाठ चलती रहती है। 18 पुराण, अनेक अनेक महाकाव्य मेरे पास। आपको कभी आप मुलाकात होगी तो मैं आपको मेरी लाइब्रेरी दिखाऊंगा, बहुत प्रसन्नता होगी देखने। जी जरूर जरूर। लोगों को लगता है महाभारत क्यों हुई, लोगों को लगता है कि महाभारत पांडवों ने अपना अधिकार पाने के लिए की। ऐसा एक लोगों को आप पूछोगे महाभारत क्यों हुई, थोड़ा ज्ञानी ज्यादा होगा तो बोलेगा सच्चाई, न्याय और अन्याय की लड़ाई थी, अपना हक की लड़ाई थी। लेकिन महाभारत ना पांडवों के लिए हुई ना कौरवों के लिए हुई। महाभारत हुई गंधार नरेश, जो शकुनी थे, गंधार नरेश थे। पांडवों के, कौरवों के जो पिताजी थे, उन्होंने उनका पूरा साम्राज्य छीन लिया था और उनके सब भाइयों को मार डाला था, और शकुनी जेल में बंद थे। शकुनी की बहन के साथ दुर्योधन के पिताजी की शादी हुई थी, मतलब उनके मामा लगे। जीवन भर शकुनी के मन में यह था कि मेरा पूरा साम्राज्य, मेरे परिवार को इन्होंने बर्बाद कर दिया, कौरवों ने पांडवों के इनको बर्बाद कर दिया। वो बदले की भावना लेते हुए उन्होंने दुर्योधन, जो सबसे इमोशनली वीक आदमी था, उसको पकड़ा, उसको अपने तरह से उसको उन्होंने मस्तिष्क के अंदर बदले की भावना, और उसको पूरा ट्रेंड करते आए, भाइयों के खिलाफ खड़ा कर करके युद्ध के परिणाम तक लेके आए। महाभारत का रीजन शकुनी मामा थे, जिन्होंने भाइयों भाइयों को लड़ाकर युद्ध करा दिया, और बाद में युद्ध हुआ, इधर भी लोग मरे, इधर भी लोग मरे, इधर भी दुर्घटना हुई, इधर भी दुर्घटना, किसी के बीवी मरी। उन्होंने द्रोणाचार्य से लेकर भीष्म पितामह तक सबको मरवा दिया। महाराष्ट्र के शकुनी मामा संजय राउत है। अभी जावेद के बाद शकुनी मामा एक नाम याद दिया। चलिए। महाराष्ट्र के शकुनी मामा संजय राउत है, जो खुद के लिए, या उनको कौन सा बदला लेना है, या उनको सीएम बनने दिया या बनना था या नहीं बन पाए, ये उनको ही पता होगा, या उनको कौन सा बदला लेना है कि वो ये महाभारत। लेकिन इस महाभारत में शकुनी गांधारी को ही तकलीफ देते हुए दिख रहा है, क्योंकि जमीन का भी मामला गांधारी का ही निकाला है, बाकी बंगलों का भी मामला गांधारी का ही निकाल रहा है। गांधारी को ही भाई शकुनी तकलीफ देते हुए दिख रहा है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। ये महाभारत किस सबको खत्म करने वाली ना हो, शिवसेना को भी अच्छे दिन लाने वाली हो और शकुनी से दूर रखने वाली हो, यही अपेक्षा व्यक्त करते हुए आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने एनालाइजर्स के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री राम।